नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और इन 16 महाजनपदों में से एक जो महाजनपद था, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, वो था मगध। और मगध जो महाजनपद था, मैंने आपको बता दिया था कि वर्तमान का जो बिहार स्टेट है वहां पर मगध महाजनपद था, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हर्यक वंश और हर्यक वंश के बाद में नंद वंश और नंद वंश के बाद में मौर्य वंश, ये महत्वपूर्ण वंश आए थे। पहले जो मगध का राज्य था वो छोटा था, लेकिन हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ये जो राजवंश थे, इनके काल में जो मगध का साम्राज्य था वो काफी विस्तृत हो गया था। हमारे कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बारे में जानकारियां नहीं है, लेकिन मौर्य वंश के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश जो है, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक, एक प्रश्न आता है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में, 322 ईसा पूर्व, ईसा से 322 साल पहले, 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक का इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक है? 322 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित किया था। 326 ईसा पूर्व के आसपास में मगध में पर घनानंद नाम के नंद वंश के शासक का शासन था, और वह अत्यंत विलासी था, क्रूर था। जनता उससे परेशान थी और जनता उसे पसंद नहीं करती थी। और यही वह समय था जब भारत पर यूनानी आक्रांता सिकंदर का अटैक हो गया था। 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर का अटैक हो गया। तो एक तरफ तो सिकंदर के आक्रमण का भय, और एक तरफ जो शासक था वो क्रूर, विलासी, अत्याचारी, उससे जनता आक्रांत थी। ऐसी स्थिति में एक अच्छे शासक की, जो देश को विदेशियों से बचा सके और जनता का कल्याण कर सके, ऐसे शासक की आवश्यकता थी। और ऐसे शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य आया, जिसने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसने अपने गुरु और बाद में वो उसके मंत्री भी रहे, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, के सहयोग से ये कार्य पूर्ण किया, यानी नंद वंश का खात्मा कर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु, जो आगे चल करके उसके महामंत्री भी रहे जब वो शासक रहा, गुरु विष्णुगुप्त मूल नाम था, और इन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य या कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य, अपने गुरु विष्णुगुप्त की मदद से घनानंद, जो अंतिम नंद शासक था, घनानंद का अंत कर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने, कब और कैसे की, किसके सहयोग से की? अब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक
बन गया था और ये मौर्य वंश जो था मगध का था। अब वो मगध का शासक बन गया और उसने मगध साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। मगध का जो साम्राज्य था यह गंगा घाटी वर्तमान के बिहार प्रदेश से लेकर के और उत्तर प्रदेश में विस्तृत था। उस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर आक्रमण किया और उसका चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस, ये यूनानी आक्रांता था, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था और सिकंदर की मृत्यु के बाद में वो शासक बना था, तो सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। बाद में दोनों में संधि हो गई, सेल्यूकस में और चंद्रगुप्त मौर्य में संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, या कुछ पुस्तकों में उसे कार्निलिया कहा गया है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में किया। किसी भी भारतीय शासक के द्वारा किया गया प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ में विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए भेंट स्वरूप और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी के अलावा काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के प्रदेश जो उसके प्रदेश थे जीते हुए, यानी कि आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जो सीमा थी वो वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई थी। और इस तरह से संपूर्ण उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैल गया था। यह भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक माना जाता है। इसने अखंड भारत जो सपना उसके गुरु विष्णुगुप्त ने देखा था उसको पूरा किया और एक सार्वभौम सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ विवाह किया। और केवल उसके साथ विवाह ही नहीं हुआ, उसे एक तरह से हम कह सकते हैं दहेज के रूप में उत्तर पश्चिमी भारत का बहुत बड़ा क्षेत्र मिला और उसने अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए। एक मारवाड़ी में कविता बना रखी है, यूनानी जो सेल्यूकस सड भारत पर आयो हो पड़ी पीठ पर मार गदागद मोर जिया कुरलायो हो, बेटी देर डाई जो दिन्यो जद छुटकारो पायो हो, हर हर बम बम बोलो रे बेली, भारत को इतिहास उजड़ो चने के पानो खोलो रे बेली। तो इस तरह से हेलेना के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ और उसको बहुत बड़ा प्रदेश मिल गया। इसके साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा और उस राजदूत का नाम क्या था? यूनानी राजदूत था, उसका नाम था मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इस यूनानी राजदूत का नाम था मेगस्थनीज। आप नोट करें, मेगस्थनीज नाम का सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इस राजदूत ने यानी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, इंडिका की रचना किसने की? तो मेगस्थनीज ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत का नाम बताइए।
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का था। तो इस तरह से ये सीक्वेंस बैठेगी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री या गुरु थे, विष्णुगुप्त या चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये हालांकि मूलतः राजनीति पर लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब बहुत विस्तृत हो गया था। उसके बाद में अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला नामक स्थान जो कर्नाटक में है, वहां पर चला गया। मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। उससे परेशान होकर के चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत चला गया। राजकार्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया और उसने भद्रबाहु से, जैन भिक्षुक है भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली चंद्रगुप्त मौर्य ने। 291 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, नाम याद रखना है, श्रवणबेलगोला। मानचित्र में भी ये प्रश्न आ सकता है, श्रवणबेलगोला कहाँ है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। श्रवणबेलगोला ये कर्नाटक राज्य में है, वर्तमान में कर्नाटक में है। श्रवणबेलगोला 291 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में संथारा जैन धर्म में अन्न को त्याग देना और अन्न त्याग करके अपने प्राणों को त्याग देना, यानी एक तरह से उपवास करके प्राण त्यागना, यह संथारा करना कहलाता है। इसे संथारा कहते हैं या यूं भी कह सकते हैं अपन सामान्य भाषा में, उन्होंने उपवास करके यानी कि अन्न त्याग करके अपने प्राण त्याग दिए। संथारा का प्राण त्याग दिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर 291 ईसा पूर्व तक का इनका शासनकाल था और इन्होंने 291 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की स्थापना से लेकर के उनकी मृत्यु तक। सेल्यूकस से उसका युद्ध, मेगास्थनीज का उसके दरबार में रहना और चाणक्य द्वारा शास्त्र की रचना, अंतिम दिनों में जैन धर्म की दीक्षा ले लेना, श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु होना, यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की प्रमुख घटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार शासक बना। अब हम बिंदुसार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा बिंदुसार शासक बना। ध्यान रहे, बिंदुसार, नोट बिंबिसार, एक शब्द है बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, जिनके बारे में अपन ने 6th और 7th क्लास में पढ़ा। यह है बिंदुसार है। बिंदुसार जो कि अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। बिंदुसार 299 ईसा पूर्व में शासक बना। 273 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहा। बिंदुसार के शासन की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनमें यह है कि उसने साम्राज्य तो अपना चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के रूप में उसे बहुत बड़ा साम्राज्य अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उस साम्राज्य को उसने और थोड़ा बढ़ाया और मध्य एशिया के और अफ्रीका के शासकों से उसके अच्छे संबंध रहे थे। उसके दरबार में
सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपना एक राजदूत भेजा। सीरिया के शासक ये सिकंदर के ही उत्तराधिकारी थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम, फर्स्ट है। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। डाइमेकस को तथा मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस, इसका नाम है पूरा टॉलेमी फिलाडेल्फस, मिस्र के शासक टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस या कुछ पुस्तकों में, अपनी किताब में भी डियानोसियस लिखा हुआ है, मतलब एक ही है ये, डियानोसियस या डायोनिसियस नामक राजदूत को मगध भेजा। तो इस तरह से बिंदुसार के शासनकाल की प्रमुख घटना है सीरिया का यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम, उसने अपना राजदूत जिसका नाम डाइमेकस था मगध में बिंदुसार के दरबार में भेजा। दूसरा मिस्र का शासक था टॉलेमी फिलाडेल्फस, ये भी यूनानी था, मिस्र पर इसका अधिकार था क्योंकि सिकंदर महान के उत्तराधिकारी थे और सिकंदर का साम्राज्य मिस्र में था। और उसने टॉलेमी फिलाडेल्फस ने डायोनिसियस नाम का राजदूत मगध में भेजा। तो इस तरह से ये दो राजदूतों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाले राजदूतों के नाम बताइए या किसने भेजा था। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई और बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक महान मगध का शासक बना। अशोक महान ये मगध का शासक बना। अशोक का शासनकाल 273 में ही हालांकि शुरू हो जाता है क्योंकि उसके पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद में वो शासक बना था। कुछ पुस्तकों में, अपनी पुस्तक में यहाँ 72 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ 72 कर देता हूँ, 272 ईसा पूर्व में। तो 272 ईसा पूर्व से लेकर के इसका शासनकाल 232 ईसा पूर्व तक का है, 232 ईसा पूर्व। और कुछ पुस्तकें यहाँ 269 लिखते हैं क्योंकि 2-3 साल तक अशोक और उसके भाइयों में उत्तराधिकार संघर्ष चला था, तो वो शासन वास्तविक सत्ता उसके पास में 269 ईसा पूर्व में ही आई, यानी कि पिता की मृत्यु के 3 साल बाद आई। खैर, अशोक महान जो था, अशोक महान भारत का प्रथम सम्राट था जिसने अभिलेख लिखवाए, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, इस प्रकार के शिलालेखों को स्थापित करने वाला यह प्रथम शासक था। और अशोक के जो शिलालेख है उन्हीं से हमें इसके शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तो अशोक के शासनकाल की अगर हम प्रमुख घटनाएं बात करें तो अशोक के शिलालेखों को अगर पढ़ा जाए तो उनमें अशोक का नाम, अधिकांश शिलालेख जो है उनमें उसका नाम देवानाम पियदसी लिखा हुआ मिलता है। अशोक के शिलालेख की अगर हम बात करें तो अशोक के शिलालेख, ये शिलालेख लिखवाने वाला प्रथम शासक था। शिलालेखों की खोज किसने की?
तो अशोक के शिलालेखों की खोज पादरे टी फेनथेलर नामक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। इनका नाम था पादरे टी फेनथेलर। पादरे टी फेनथेलर नामक अधिकारी ने इनकी खोज की और इसको सर्वप्रथम पढ़ा किसने? सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज अधिकारी थे। उस समय यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, तो उन्होंने 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। पादरे टी फेनथेलर ने 1750 में सर्वप्रथम खोज की। तो जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ करके उसका अर्थ किया। अशोक के शिलालेख है, वैसे सभी शिलालेख एक लिपि में नहीं है, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी 4 लिपियों में लिखे हुए हैं। लेकिन अधिकांश जो लिपि है शिलालेखों की वो ब्राह्मी और खरोष्टी में लिखे हुए हैं। अधिकांश जो है ज्यादातर ब्राह्मी में है और कुछ खरोष्टी में है। और अपनी पुस्तक के अनुसार खरोष्टी में लिपि में लिखे गए जो शिलालेख है, खरोष्टी और ब्राह्मी, खरोष्टी लिपि में लिखे गए शिलालेख 2 है। एक तो शाहबाजगढ़ी और एक मानसेरा। शाहबाजगढ़ी ये पाकिस्तान में दोनों ही, एवं मानसेरा, ये दोनों शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान में है। उस समय ये अशोक का साम्राज्य का पार्ट था और भारत की वर्तमान मुख्य भूमि में जो अधिकांश शिलालेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अब अशोक का नाम जो शिलालेखों में मिला है, अशोक का नाम वो मिला है देवानाम, देवानाम पियदसी, यानी राजाओं, ऐसा राजा जो देवताओं को प्रिय है। देवानाम प्रिय और देखने में बहुत सुंदर है, पियदसी, देवानाम पियदसी। ये अशोक का नाम मिलता है अधिकांश शिलालेखों में। अशोक का अशोक नाम जिन शिलालेखों में मिला है उनमें 2 शिलालेख प्रमुख है। अशोक नाम जिन 2 शिलालेखों में मिला है उन शिलालेखों में एक तो है गुर्जरा शिलालेख और एक है मास्की। गुर्जरा और दूसरा मास्की। ये जो शिलालेख है गुर्जरा और मास्की, इनमें से ये एक कर्नाटका में है और एक मध्य प्रदेश में। तो गुर्जरा और मास्की जो शिलालेख है इनमें अशोक का नाम, अशोक नाम लिखा हुआ मिलता है। अशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध, ये युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अशोक के 13वें शिलालेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इस युद्ध के बारे में हमें जानकारी देता है। तो कलिंग का युद्ध 261 में हुआ। अब कलिंग की बात कर ले तो आज का जो उड़ीसा प्रांत है उस समय उसका नाम कलिंग था। कलिंग यानी आज का उड़ीसा, जहां आज उड़ीसा प्रांत है उस जगह को पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। और कलिंग पर अशोक ने अटैक किया। उस समय कलिंग का शासक जो था वो नंदराज था। नंदराज, या कुछ पुस्तकों में मेघवान मिलता है। तो कलिंग के शासक नंदराज को अशोक ने पराजित किया। कलिंग के शासक नंदराज या मेघवाहन को पराजित किया। और इतना ही नहीं कि उसने नंदराज और इसको पराजित ही किया, उस युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ, लाखों लोग मारे गए। और उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसने अशोक को बताया कि तेरी भले ही सैनिक विजय हुई है लेकिन यहां जाकर के देख तूने कितना नरसंहार किया है, कितने लोग मारे गए हैं। अशोक ने जब उस नरसंहार को देखा, युद्ध भूमि में जाकर के मरे हुए लोगों को देखा, तो उसका हृदय परिवर्तित
हो गया और उसने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। हमेशा के लिए अपनी तलवार को म्यान में डाल लिया और रणघोष के, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। यानी अब वो युद्ध नहीं करता था, अब उसने धम्म प्रचार करना शुरू कर दिया था। तो अशोक पहले, ऐसा हमें जो स्रोत है उनसे पता चलता है कि अशोक पहले शिव का उपासक था, लेकिन उपगुप्त के प्रभाव में आने के बाद उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद में उसने बौद्ध धर्म के प्रसार का काम शुरू किया, युद्ध करना छोड़ दिया, वो अहिंसा का पुजारी हो गया। कलिंग के युद्ध ने उसके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया था। अब अशोक धम्म घोष करता था, भेरी घोष नहीं करता था, धम्म यात्राएं करता था, विहार नहीं करता था। तो इस तरह से अशोक महान अब धर्म का उपासक बन गया था। और उसने क्या क्या कार्य किए उसके बारे में बताता हूं आगे। तो आज अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के शासनकाल के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम अशोक की धम्म विजय के बारे में पढ़ेंगे, धम्म प्रचार के बारे में पढ़ेंगे और उसने धम्म के लिए क्या क्या कार्य किए उसके बारे में पढ़ेंगे, धम्म क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे और परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे और मौर्यकालीन राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।